एक न्यूज़ ये है कि आज 28 दिसंबर है। आज ही के दिन 132 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके एक ऐसी न्यूज़ थी मिल गई थी मुझे, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया इसको आपको याद दिलाने के लिए। वैसे आपको सबको पता ही है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं गांधी जी की तरफ, कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो दक्षिण अफ्रीका के अनुभव गांधी जी के कैसे रहे, वो बात हम करने वाले हैं। फिर वो भारत में आए और भारत में उन्होंने कैसे कैसे सत्याग्रह किया, वो बात आज हम करेंगे, ठीक है। तो पहले था उनका संघर्ष का उदारवादी चरण, जो 1894 से 1906 की बात थी। पहली बात तो ये कि ऐसा तो नहीं था बिना किसी कारण के गांधी जी ने ये संघर्ष किया होगा, ठीक है। तो इस संघर्ष के कारण क्या थे, देखिए। जो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ क्या था कि जो भारत के लोग थे जो वहाँ काम करते थे वो 3 वर्गों में बटे हुए थे। पहली बात आप समझिए कि वहाँ जो लोग रहते थे भारत के, वो 3 वर्गों में संगठित थे। जिसमें जो पहले वर्ग में थे, पहले वर्ग में वो लोग थे जो दक्षिण भारत से अफ्रीका गए थे, ठीक है। किस लिए गए थे कि 1890 के पश्चात गन्ने की खेती काम करने के लिए, ठीक है, वहां चले गए थे। जो गन्ने की खेती में काम करने के लिए अफ्रीका चले गए थे। दूसरे वर्ग में वो लोग थे, यही भारत के मुस्लिम लोग थे, जो क्या हुआ कि मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका चले गए थे मजदूरी करने के लिए, ठीक है। तीसरे वर्ग में वो लोग थे जो भारत के मजदूर थे और अनुबंध, यानी कि जो एक एग्रीमेंट साइन होता था, उस एग्रीमेंट के समाप्त होने के बाद भी अफ्रीका में रह रहे थे अपने परिवार के साथ, ठीक है। तो था क्या, ये मेनली सब लोग क्या थे, मजदूर थे। इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये लोग सब कम पढ़े लिखे थे, इनको बिल्कुल भी तकनीक का ज्ञान नहीं था, इंग्लिश तो इनको बिल्कुल नहीं आती थी, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या समस्या थी, ये सब लोग क्या थे, जो दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव होता था, ये लोग उसके शिकार थे। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार जो थी इन भारतीयों को प्रताड़ित करती थी, इन पे जुल्म ढाती थी, क्योंकि वहां भी वही अंग्रेजी सरकार थी, ठीक है। तो वहां पे भी क्या था कि नस्लीय भेदभाव होता था इन लोगों के साथ। इन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, कि आप लोग जो है वोटिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो इनको वोटिंग देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। दूसरी बात, इनके लिए कुछ प्लेस फिक्स कर रखे थे, एक एक अलग जगह एकांत में, कि आप लोग यहीं रहेंगे, इसके बाहर आप लोगों की एंट्री नहीं है, वहां आप लोग नहीं रह सकते। और ये जगह कैसी थी, ये जगह थी बिल्कुल मलिन बस्तियां, बहुत गंदे क्षेत्र था वो, ठीक है, जहां कोई रहना पसंद ना करे, अत्यंत संकीर्ण और गंदे, जहां मानवीय दशाएं अत्यंत निम्न थी, वहां इन लोगों को रहने पे मजबूर किया जाता था, ठीक है। और एक जो सबसे बुरी बात थी उसकी ये थी कि रात को 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद इन लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि इन लोगों को काले कहते थे। तो कहा जाता था कि 9 बजे के बाद भारतीय तथा काले लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, यानी कि भारतीय, एक तो जो भारत में रहते थे वो लोग, दूसरे थे जो अफ्रीका के लोग थे जो काले थे, उन दोनों लोगों पे क्या था, बाहर रहने पे उन पे प्रतिबंध लगा दिया था। 9 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। और जो सार्वजनिक फुटपाथ होता था उसके प्रयोग पे भी इन लोगों पर प्रतिबंध लगा रखा था, ठीक है। तो ये बात गांधी जी को नागवार थी, तो गांधी जी ने क्या किया, इस बात के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और संघर्ष उन्होंने स्टार्ट किया। तो उनका जो संघर्ष का तरीका था वो पहला था संघर्ष का उदारवादी चरण, जो था 1894 से 1906 तक, ठीक है। इसमें गांधी जी ने क्या किया, तो बापू क्या करते थे, बापू क्या याचनाएं देते थे, उनसे प्रार्थना पत्र सौंपते थे, यानी कि सब संवैधानिक तरीके से बात करते थे, अहिंसावादी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि प्रार्थना पत्र भेजे, दक्षिण अफ्रीकी सरकार को बहुत याचिकाएं भेजी कि देखिए ये कानून गलत है, ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब लोग समान हैं, ठीक। इसी संबंध में इन्होंने ब्रिटेन को भी पत्र भेजे। ब्रिटेन को क्यों भेजे, ब्रिटेन को इसलिए भेजे क्योंकि वहां ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन का भी उपनिवेश था ये, ठीक है। तो गांधी जी मानते थे कि ये ब्रिटेन का उत्तरदायित्व है कि वह भारतीयों पर हो रहे प्रजातीय भेदभाव उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करे, ठीक। तो गांधी जी ने क्या किया, जो सभी भारतीय थे, यानी कि सभी लोग जिन पे जो ये पीड़ित थे, इन सभी लोगों को संगठित किया और एक नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कर दी, ठीक है। इसकी स्थापना कर दी और यहीं से इन्होंने क्या किया, इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। ये था गांधी जी का संघर्ष का उदारवादी चरण। इसमें क्या अगला था इनका सत्याग्रह का काल, जो था 1906 से 1914 तक, ठीक है। इस चरण में क्या था, गांधी जी ने क्या किया, तो इसको देखते हैं कि ये क्या था कि अफ्रीकी जो दक्षिण अफ्रीका में जो गोरी सरकार थी उसके विरुद्ध गांधी जी का संघर्ष का यह दूसरा चरण था, ठीक है, जो 1906 से स्टार्ट हुआ। इस चरण में भी गांधी जी ने क्या किया, वही नीति अपनाई अपनी, सविनय अवज्ञा की। सविनय अवज्ञा का मतलब कि किसी की बात को प्रेम से मना कर देना, ठीक है। जैसे घर में क्या होता है कि घर में पापा ने कहा एक गिलास पानी ले आओ और आप प्यार से कहे पापा मैं नहीं ला रहा,
यानी कि सविनय अवज्ञा, यानी कि बिल्कुल प्रेम से उस बात को मना कर देना, जो बात वो कहें उस बात को मना कर देना। तो इस चरण में गांधी जी ने वही किया, अहिंसात्मक प्रतिरोध था और सविनय अवज्ञा थी। ठीक है, इसी को उन्होंने जो नाम दिया उसका नाम दिया सत्याग्रह। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब यहाँ क्या हुआ, 1906 में ऐसी क्या आवश्यकता आई कि उनको ऐसा करना पड़ा, तो ये था पंजीकरण प्रमाण पत्र 1906 में जो आया था। अब ये पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या था, तो दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून में क्या क्या बात कह दी कि भारतीयों के लिए यह अनिवार्य है कि वो लोग अपने अंगूठे के निशान वाला पंजीकरण प्रमाण पत्र को हर समय अपने पास रखें। ठीक है, जैसे यदि आप विदेश में जाते हैं तो वहां पे मोस्टली आपको क्या होता है, बाहर निकलते समय अपना पासपोर्ट अपने साथ रखना होता है। यदि आप क्लब वगैरह में जाते हैं फॉरेन जाने के बाद, या यूरोप मानिए आप गए, आपको क्लब वगैरह जाना है तो वहां पे आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे दिल्ली में भी क्या है, दिल्ली में भी एक कानून तो ये है कि आपको अपना आईडी कार्ड अपने साथ रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात है रखना चाहिए, लेकिन वहां क्या था कि अपने पास रखें, यानी कि अनिवार्य है। ठीक है, तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने नेतृत्व किया और सभी भारतीयों को इकट्ठा कर लिया इस भेदभाव वाले कानून के खिलाफ। और गांधी जी ने क्या किया, एक अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा, इसका गठन कर लिया। अब गठन कर लिया तो गोरी सरकार चुप तो रहेगी नहीं, उन लोगों ने जो उन्होंने गांधी जी को और जो उनके समर्थक थे उन सभी को पकड़ा और जेल में डाल दिया। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि जेल में डाल दो लेकिन अपनी मांगों से हटेंगे नहीं। तो पुलिस वाले भी इनसे तंग आ गए, तो उन्होंने क्या किया, छल पूर्वक यानी कि चोरी छुपे बिना उनको बताया उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन कर दिया, सरकार के सामने दिखा दिया कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन है, इनको जेल से निकाल दिया जाए। ठीक है, गांधी जी को जब जेल से छोड़ा गया कि तुम लोगों के पास रजिस्ट्रेशन है, जाओ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन बना दिया गया है, तो गांधी जी ने क्या किया, खुद और सभी लोग जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन बनाए गए थे जबरदस्ती, अपने कागजातों को इन्होंने सामूहिक रूप से जला दिया। सब लोगों ने इकट्ठा होकर उनको अपना जला दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला था कि प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक। सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक कानून बना दिया। कानून बना दिया, इसका मतलब क्या था, इसका उद्देश्य यह था कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनके प्रवेश को रोकना। तो इस कानून का भी विरोध होना था। तो इसमें क्या हुआ, जो अनेक वरिष्ठ भारतीय नटाल से ट्रांसवाल आए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, जो ट्रांसवाल में रहने वाले जो तमाम भारतीय थे जो आंदोलनकारी थे उनका साथ दिया। ठीक है, कई जगह पर लोगों ने इस कानून का उल्लंघन किया। उल्लंघन किया मतलब जहां उनको जाने से रोका गया था वो लोग वहां गए। ठीक है, बात क्लियर हुई कि जहां आप लोग मना कर रहे हैं हम लोग जाएंगे, यानी कि इस जो कानून है इसका उल्लंघन है। तो अब सरकार क्या करेगी, सरकार ने क्या किया कि जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत की यात्रा कर रहे हैं, ये लोग जो हमने मना कर दिया, प्रवेश पर रोक लगा दी, फिर भी आ जा रहे हैं, इन लोगों को पकड़ो, लाठी मारो और जेल में डाल दो। तो जेल में डाल दिया, तो गांधी जी को 1908 में और उनके जो सभी साथी थे उनको जेल में डाल दिया, सभी को जेल में भेज दिया और उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई, उनको डराया गया, धमकाया गया और मजदूरों से कहा गया तुमको काम नहीं मिलेगा, जितने व्यापारी थे तुम्हारे धंधे ठप कर देंगे। ये इस तरह की सब धमकियां जो हैं वो दी गई थी। ठीक है, खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना गांधी जी ने की। पहली बात तो यह है कि गांधी जी ने फर्म की स्थापना की, उसका नाम टॉलस्टॉय क्यों रखा। तो टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे, साहित्यकार थे, जिनसे गांधी जी प्रभावित थे। क्यों प्रभावित थे, क्योंकि वो भी अहिंसावादी थे और गांधी जी उनका लिखा पढ़ते थे, उससे प्रभावित थे गांधी जी काफ़ी। गांधी जी ने कई बार पत्र भी लिखे थे उनको और उनको बताया भी था कि मैं आपके नाम से एक टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कर रहा हूँ अपने एक मित्र के साथ में। ठीक है, हालांकि वो मिल नहीं पाए थे, पर गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज उन्हें पढ़ने के लिए दी थी और उनसे पत्राचार होता रहता था। ठीक है, तो हुआ क्या कि गांधी जी और कॉलेनबाग, अब ये कॉलेनबाग कौन थे, ये जो कॉलेनबाग थे ये जर्मन शिल्पकार थे और गांधी जी के मित्र थे। ठीक है, इन्होंने 1910 में इस फर्म की स्थापना कर दी। अब स्थापना कर दी तो इस फर्म में काम क्या होना है, तो गांधी जी ने क्या किया, जितने भी सत्याग्रही थे उनको इस फर्म में पुनर्वास की समस्या हल कर दी, इस फर्म में बुला के, और उनके रहने खाने की व्यवस्था गांधी जी ने कर दी। ठीक है, अब भारत से भी इन लोगों को काफ़ी पैसा मिला, क्योंकि गांधी जी के नाम से भारत से भी लोगों ने पैसा भेज दिया। ठीक है, तो उन लोगों के रहने की व्यवस्था हो गई, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हो गई। अब देखते हैं पोल टैक्स। पोल टैक्स और भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने वाला जो मैटर था उसको, इसके विरुद्ध क्या अभियान हुआ और ये कैसे हुआ, इसको देखते हैं कि पोल टैक्स क्या था। तो पहली बात तो यह है कि इस बार का जो सत्याग्रह स्वरूप था वो बड़ा था,
यानी कि पहले जो हुए उससे ये इनका स्वरूप जो था वो बड़ा था। बड़ा मतलब कैसे कि ये पोल टैक्स क्या था? पोल टैक्स था कि जो इकरारनामा होता था कि आपको इतनी अवधि के लिए दक्षिण अफ्रीका में काम करने की मंजूरी दी जाती है, तो वो अवधि समाप्त होने के बाद भी जो भारतीय वहां रह रहे थे, भाई जो वहां अपना पूरा परिवार ले गए, वहीं पे काम कर रहे हैं, वहीं पे अपना खाना गुजारा कर रहे हैं, अब उनका इकरारनामा खत्म हो गया, वो एकाएक वहां से कैसे चले आए? ठीक है, वहीं पे काम तलाश रहे हैं, लेकिन क्या थे कि अल्प शिक्षित थे, तो उनको पता ही नहीं होता था कि हमारा इकरारनामा खत्म हो गया। तो उन लोगों पे सरकार ने क्या किया, 3 पौंड का टैक्स लगा दिया। यही था पोल टैक्स। ठीक है, अब था दूसरी बात थी कि भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने वाली बात। तो ये जो पोल टैक्स के खिलाफ विरोध कर ही रहे थे, तभी क्या हुआ कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, निर्णय क्या आया, उसमें यह कहा गया उस निर्णय में कि जितने भी विवाह ईसाई पद्धति से नहीं हुए हैं, ठीक है, यानी कि जितने विवाह हमारी पद्धति से नहीं हुए हैं, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, सब के सब क्या है, वो अवैध हैं। ठीक है, अवैध हैं तो इसका मतलब क्या है कि सब नाजायज रूप से रह रहे हैं साथ में। तो इससे भारतीयों को क्या लगा, भारतीयों को लगा कि ये तो हमारी जो स्त्रियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उनका अपमान है। अब अपमान है तो उसके लिए सत्याग्रह शुरू होगा। सत्याग्रह इन लोगों ने शुरू कर दिया। सत्याग्रह शुरू कर दिया तो सरकार क्या करेगी, सरकार जेल में डालेगी। सरकार ने इनको जेल में डाल दिया। अब ये बात फैलते फैलते धीरे धीरे क्या हुआ कि मजदूरों के लिए आंदोलन हो रहा है, सत्याग्रह हो रहा है, तो ये क्या हुआ, खदान मजदूरों तक बात पहुंच गई, बागान मजदूरों तक बात पहुंच गई। उन दोनों ने भी क्या किया, इन दोनों वर्गों ने भी हड़ताल कर दी। अब खदान में खदान कार्य नहीं हो रहा है, बागान में मजदूर काम करने नहीं जा रहे हैं, हड़ताल हो गई और अंग्रेज सरकार भी इससे परेशान हुई। इधर गोपाल कृष्ण गोखले जो भाई साहब थे, इन्होंने क्या किया, भारत में जनमत इकट्ठा किया कि ये जो अत्याचार वहां हो रहा है उसके खिलाफ भारत में भी जनमत इकट्ठा किया जाए ताकि प्रेशर बने। ठीक है, ताकि क्योंकि अंग्रेज सरकार कैसे सुन रही है, गांधी जी की तो मेन पद्धति यही थी कि प्रेशर क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो गोखले साहब ने क्या किया, भारत में जनमत इकट्ठा किया। तो फिर क्या हुआ, कई दौर की वार्ता हुई जिसमें गांधी जी थे, उनकी तरफ से लॉर्ड हॉर्डिंग थे, इधर से भारत से गोखले साहब थे। तो जब कई दौर की बातचीत हुई तो दक्षिण अफ्रीकी सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने 3 पौंड का जो कर था वो हटा दिया और जो विवाह पंजीकरण था उसको भी कानून समाप्त कर दिया कि तुम्हारी पद्धति से हुए विवाह भी मान्य है। ठीक है, तो अब गांधी जी को क्या अनुभव मिले, गांधी जी को क्या अनुभव मिले उनकी बात करें तो पहली बात तो गांधी जी के समझ में ये आ गई कि जो भारतीय जनता है, यदि आवश्यकता पड़े तो वो लोग मरने और मारने दोनों के लिए तैयार हैं, यानी कि संघर्ष भी कर सकते हैं और आत्म बलिदान भी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात गांधी जी को ये पता चली, क्योंकि जितने भी वर्ग थे वहां पे हिंदू मुस्लिम भी वर्ग थे और जो अफ्रीका के भी जो काले लोग थे वो भी थे, तो उनको समझ में एक बात आई कि धर्म कोई मैटर ही नहीं करता है। जब बात सबके हित की हो तो धर्म का कोई लफड़ा ही नहीं है वहां पे, यानी कि सभी धर्म कंधे से कंधा मिलाकर भाग लेते हैं यदि सभी के हित की बात की जाए तो। ठीक है, किसी एक वर्ग को साथ नहीं लिया जाए, किसी एक वर्ग की खास बात ना की जाए, तो सभी धर्म के लोग क्या है, कंधे से कंधा मिलाकर भाग लेते हैं सत्याग्रह में। ठीक, एक सबक गांधी जी ने यह सीखा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें सख्त निर्णय करने पड़ जाते हैं। हालांकि ऐसा बेशक हो कि वो हमारे समर्थक जो अनुयायी हैं उनको पसंद ना आए, लेकिन नेताओं को कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं जिससे उनके समर्थक नाराज हो जाएं, लेकिन जो सही है उसके लिए ऐसे निर्णय करने पड़ेंगे नेताओं को। ठीक है, एक जो चौथी बात थी वो ये थी जिससे गांधी जी का जो उनका जो स्वरूप था वो और निखर के सामने आया, वो था कि दक्षिण अफ्रीका की जो विशिष्ट राजनीतिक शैली थी, यानी कि जितने भी विरोध उन्होंने वहां झेले, जितने भी विरोधी राजनीतिक धाराओं से वो उन्मुक्त हुए, उस वातावरण में जो उनकी एक शैली निकल के आई वो विशिष्ट प्रकार की शैली निकल के आई। ठीक है, और वहां क्या हुआ, बापू रणनीति और संघर्ष के नए तरीकों और उनकी विशेषताओं व कमियों दोनों से परिचित हो गए, जिसका फायदा उन्होंने भारत में लिया। ठीक है, भारत में उन्हीं चीजों को उन्होंने लागू किया था, उसी प्रकार से सब चीजें की। ठीक है, अब देखते हैं बापू के सत्याग्रह की क्या तकनीक थी। ठीक है, देख किताब में गांधी जी लिख रहा था, मुझे बापू कहना अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक तो जो सत्याग्रह की उनकी तकनीक थी, तकनीक मानिए या विशेषताएं मानिए, इसको एक ही बात है। इसमें था क्या, एक सत्याग्रही जो होता है वो सदैव सच्चा, अहिंसक और निडर रहता है। ठीक है, यानी कि अपनी बात पर अडिग रहता है। संघर्ष के समय में यदि उसे यातना सहनी पड़े तो उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो यातनाओं को सह ले। ठीक है, दूसरा था कि जो सत्याग्रही है वो बुराई करने वाले से अनुराग रखता है, घृणा या द्वेष नहीं। अनुराग मतलब उसके प्रति उसके मन में सिंपैथी रहती है कि ये मेरी बात अभी समझ नहीं पाया है या ये मेरे लेवल की समझ वाला व्यक्ति नहीं है।
ठीक है, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए भाई, ये समझना चाहिए कि इसकी और मेरी सोच में थोड़ा सा अंतर है, ये गांधी जी मानते थे। एक था कि सत्याग्रही बुराई के सामने कभी नहीं झुकता है, बुराई के सामने कभी सर नहीं झुकाता है, चाहे सर कट जाए। ठीक है। और गांधी जी ने कहा कि जो सत्याग्रही होता है वो बहादुर और दृढ़ निश्चयी होता है, आपने जो निर्णय ले लिया उस पर अडिग रहता है, चाहे फिर उसको कितनी यातनाएं ही झेलनी पड़ जाएं। ठीक है। अब आते हैं कि बापू की भारत वापसी। अब गांधी जी भारत वापस आए, तो ये थे जनवरी 1915 में बापू भारत वापस आए थे। ठीक है। अब क्या हुआ कि भारत में लोकप्रिय हो चुके थे, कैसे? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की सफलताओं से वो भारत में लोकप्रिय हो चुके थे। तो जैसे ही बापू भारत आए, उन्होंने निर्णय किया कि मैं 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करूंगा। ठीक है। यानी कि मैं कोई भी किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर कोई सार्वजनिक कदम नहीं उठाऊंगा, पहले मैं 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करूंगा और जो जन सामान्य की स्थिति है उसका स्वयं अवलोकन करूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1 साल तक भारत में पूरे में घूमने का निर्णय लिया। ठीक है। गांधी जी नरमपंथियों पे भी विश्वास नहीं था, गांधी जी की आस्था नरमपंथी रणनीति में पहले ही खत्म हो चुकी थी, और वो होम रूल से भी सहमत नहीं थे, क्योंकि होम रूल आंदोलन जो था, जो होम रूल था, उसका मानना क्या था? उसका मानना यह था कि यदि अंग्रेजों पर कोई भी मुसीबत आती है तो ये हमारे लिए एक अवसर है। ठीक है। यानी कि होम रूल लीग वाले जो थे वो अंग्रेजों पे मुसीबत को एक अवसर के रूप में देखते थे कि ये लोग मुसीबत में है, अवसर मिल गया, पे लो। ठीक है। गांधी जी ने जो रोलेट सत्याग्रह शुरू किया था, जिसकी हमने लास्ट टाइम बात की थी पिछली वीडियो में, तो उसको शुरू करने से पहले 1917 और 18 के आरंभ में उन्होंने 3 संघर्षों में भाग लिया था। ठीक है। और ये 3 संघर्ष कौन से थे? ये थे स्थानीय आर्थिक मांगों से संबंध थे। ठीक है। अब हम तीनों संघर्ष की बारी बारी से बात कर लेते हैं कि कौन से थे। तो जो पहला था वो था चंपारण सत्याग्रह, ये था 1917 का। ठीक है। पहली बात चंपारण के बारे में जान लेने की, एक किसान आंदोलन था चंपारण। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था तीन कठिया पद्धति। अब ये तीन कठिया पद्धति क्या थी? पहली बात ये निकल के आती। ठीक है। तो तीन कठिया में ये था कि जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो गोरे बागान मालिक थे, जो गोरे बागान मालिक थे, उन्होंने किसानों से क्या किया? एक एग्रीमेंट करा लिया। उस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि किसानों को अपनी भूमि के 3/20 पर 3/20 पर क्या करना होगा? नील की खेती करना कंपलसरी होगा। यही थी तीन कठिया पद्धति। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब 19वीं शताब्दी के अंत में उजाला आ गया, उजाला 4 बूंदों वाला, तो उससे मतलब कहने का मतलब यह है कि जर्मनी में रासायनिक रंग का विकास हो गया, जो डाई बनती थी उसका विकास हो गया जर्मनी में। इससे क्या हुआ? इससे जो नील था वो चलन से बाहर हो गया। ठीक है। अब चलन से जब नील बाहर हो गया तो जो बागान मालिक थे उनको नुकसान होने लगा, तो उन्होंने सोचा कि हम नील की खेती बंद करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं इन किसानों से, तो हमने एग्रीमेंट करा रखा है 3/20 पे खेती करने का, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, क्योंकि किसान भी अनुबंध से मुक्त होना चाहते हैं। तो हम किसानों को इस अनुबंध से मुक्त करने के एवज में क्या करते हैं? पैसे ले लेते हैं। ठीक है। यानी कि जो कर हैं उन कर की दरों में हम वृद्धि कर देते हैं। ठीक है। इसके इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या सोचा कि जो अपने द्वारा तय की गई दर पर किसानों को उत्पाद बेचने के लिए बाध्य करते हैं। इससे क्या होगा? इससे हमें पैसे मिल जाएंगे थोड़े से। ठीक है। तो अब दिक्कत ये आई कि जब तुम नील की खेती करा रहे हो और अब कह रहे हो कि नील की खेती मत करो, ठीक है, और हमें अनुबंध से मुक्त भी नहीं कर रहे, उसके एवज में पैसे मांग रहे हो, कर की दर तुमने बढ़ा दी। ठीक है। तो वहां किसानों ने क्या किया? विद्रोह करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो उस विद्रोह में एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है। ये व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल आंदोलनकारियों में। इन्होंने बापू की ख्याति सुनी और बापू को चंपारण आमंत्रित किया कि देखो किसानों पे इस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, आपको आना चाहिए। तो बापू वहां गए, गांधी जी, इन्होंने साथ में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, मजहर उल हक और महादेव देसाई तथा जेपी कृपलानी को साथ में लिया कि चलो मामले की जांच करके आते हैं। ये जांच करने चंपारण चले गए। तो इन्होंने अपनी बात जब सरकार को समझाई कि भैया देखो ये जो है ना, ये तुम गलत कर रहे हो, जब नील की खेती या तो कराओ और नहीं करानी है तो उनको अनुबंध से मुक्त कर दो, पैसे किस चीज़ के। ठीक है। तो गांधी जी की इन बातों को सुनकर सरकार ने क्या किया? सारे मामले की जांच के लिए एक आयोग बना दिया। ठीक है। और गांधी जी को भी इसका सदस्य बना दिया। अब गांधी जी अपनी बात आयोग को समझाने में सफल रहे कि देखो भैया ये जो चीज़ें हैं ये गलत हैं। ठीक है। तुम किस प्रकार से उनसे जबरन पैसे की वसूली कर रहे हो,
बहुत पैसे वसूल लिए तुमने जबरदस्ती मारपीट के उनसे। तो गांधी जी आयोग को इस बात को समझाने में सफल रहे, और साथ के साथ उन्होंने ये बात भी उनको बता दी कि ये उनको अनुबंध से मुक्त करने के एवज में जो पैसे ले रहे हैं वो अवैध रूप से ले रहे हैं। ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, उनको नील अनुबंध से मुक्त करते हैं, और जो पैसा वसूल किया है अवैध जबरन उसको भी हम वापस दिलाने के लिए कहते हैं। और उसी के अनुसार क्या हुआ कि 25% जो पैसा था वो वापस कर दिया गया किसानों को। ठीक है। दूसरा था अहमदाबाद का मिल हड़ताल, ये 1918 का था। इसमें क्या था, ये औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। ठीक है। इसका कारण क्या था, इसका कारण था कि प्लेग बोनस, इसको लेकर मजदूरों में और मालिकों में विवाद था कि प्लेग बोनस दिया जाए। ठीक है। जो मजदूर थे वो कह रहे थे हमको 35% प्लेग बोनस चाहिए, और जो मालिक थे वो कह रहे थे हम 20% देंगे। ठीक है। तो बापू ने कहा कि एक काम करो भैया, 35% ही लेकर मानना, 20% में संतुष्ट नहीं होना। ठीक है। और उन्होंने कहा कि तुम भी हड़ताल करो और मैं तुम्हारे साथ में भूख हड़ताल करता हूँ। गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी। इससे सरकार भी परेशान हुई, मिल मालिक भी परेशान हुए। अंततः क्या हुआ कि वो फैसले को तैयार हुए कि चलो एक समझौता कर लेते हैं। समझौता करने के लिए इससे एक ट्रिब्यूनल बना दी गई थी। उस ट्रिब्यूनल के सामने जब मामला गया तो उन्होंने मिलकर इस ट्रिब्यूनल के बीच में समझौता कराया, और जो फैसला गया वो फैसला गया मजदूरों के पक्ष में। ठीक है। और गांधी जी की ये दूसरी प्रमुख विजय हो गई इस तरीके से। तीसरी विजय पे चलते हैं। तीसरी विजय थी उनकी खेड़ा सत्याग्रह, जो था 1918 का। इसमें गांधी ने क्या किया, इसमें गांधी ने प्रथम बार असहयोग का प्रयोग किया। ये एक किसान आंदोलन था। ठीक है। इसमें क्या दिक्कत थी कि 1918 में एक भीषण दुर्भिक्ष हुआ था, जिससे क्या हुआ, गुजरात के खेड़ा, इसमें क्या हुआ, पूरी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन जो सरकार थी, ये लोग क्या कर रहे थे, अब भी कर की वसूली कर रहे थे। जब फसल बर्बाद हो गई फिर किस प्रकार का कर भाई, जो राजस्व संहिता है वो भी ये कहती है कि यदि फसल का उत्पादन का, मैंने कुल उत्पादन का 1/4% से भी कम उत्पादन हो तो राजस्व माफ होगा, ऐसा राजस्व संहिता कहती है। ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग तो कर माफ ही नहीं कर रहे हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, यहाँ प्रथम बार प्रयोग कर दिया असहयोग का। ठीक है। इसमें गांधी जी, सरदार पटेल, इंदुलाल याज्ञिक, इन्होंने खेड़ा का दौरा किया और किसानों के पास जाकर उन लोगों को शपथ दिलाई कि मेरे साथ शपथ लो, तुम में से कोई भी लगान नहीं देगा। ठीक है। अब लगान ना देने की उनको शपथ दिला दी और गांधी जी ने घोषणा कर दी कि देखो, यहाँ आपको गांधी जी का दिमाग समझने की जरूरत है, उनका दर्शन समझने की जरूरत है। गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा देखो कोई लगान नहीं देगा, पहली बात तो ये शपथ लो, इससे सरकार पे प्रेशर बनाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, गांधी जी ने एक घोषणा कर दी कि जो किसान स्वेच्छा से लगान देने में सक्षम हो वो दे दें। तो अंग्रेज सरकार को उल्लू बनाने में सक्सेस हो गए गांधी जी। अब अंग्रेज सरकार ने भी क्या किया, अपने अधिकारियों को गुप्त रूप से एक निर्देश दे दिया कि भैया एक काम करो, जो देने में सक्षम हो ना केवल उन्हीं से लगान वसूल करो, बाकी जो देने में सक्षम ना हो उससे जबरन लगान वसूली मत करना। ठीक है। अब आप एक बात सोचो, कौन होगा जो कहेगा कि हाँ हाँ मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं मैं लगान दे दूंगा। ठीक है। आप सोचो, यदि हमारी भारत सरकार आज एक निर्णय कर दे, घोषणा कर दे कि भाई हम जो इनकम टैक्स है, जो अपनी स्वेच्छा से देना चाहे वो लोग दे दे, जो ना देना चाहे वो लोग ना दें। ठीक है। या कह दे कि जो सक्षम हो वो दे दे, जो सक्षम नहीं है वो ना दे। यहाँ तो सक्षम लोग भी जब बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं किसी तरह तहसील जाकर, तो फिर कौन सक्षम होगा देने में। तो किसी किसान ने भी, मेरे हिसाब से तो किसी किसान ने भी लगान नहीं दिया होगा। ठीक है। और परिणाम इसका क्या निकला कि सरकार जो थी वो बापू के सामने झुक गई, उन्होंने बापू की बात मान ली। ठीक है। और ये हुई गांधी जी की तीसरी जीत, यानी कि गांधी जी हो गए फेमस। यूपीएससी दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया वो भी निकाल लिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया वो भी निकाल लिया। ठीक है। अब देखते हैं कि गांधी जी की उपलब्धियां क्या हुई, कि बापू को जो उपलब्धियां मिली वो क्या थी। पहली बात तो कि संघर्ष का जो गांधीवादी तरीका था, गांधी जी को उसको आजमाने का अवसर मिल गया, यानी कि सत्याग्रह को आजमाने का अवसर मिल गया। दूसरा मौका ये था कि इनके माध्यम से बापू को आम जनता जो थी उनके करीब आने और उनकी समस्या जानने का मौका मिल गया। ठीक है। यानी कि उनके करीब जाने से उन लोगों को समझ पाए। दूसरा, उनकी जो समस्याएं थी उनको अपने स्तर पे उनके पास जाके वो समझ पाए। ठीक है।
तीसरा था कि बापू जनता की ताकत और कमजोरियों से परिचित हुए। ताकत से तो परिचित हो गए कि भाई ये लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे, यानी कि बलिदान कर सकते हैं संघर्ष के साथ साथ। कमजोरियों से ये परिचित हो गए कि इन लोगों में क्या है, सब्र कम है। सब्र कम है इसका मतलब क्या है कि ये लोग हिंसक हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, तो बापू को जनता की ताकत और कमजोरी दोनों की पता चल गई। ठीक, अब इन जो सत्याग्रह गांधी जी ने किए, इनसे क्या हुआ, इन शुरुआती 3 से बापू की एक विशिष्ट पहचान कायम हो गई, फेमस हो गए गांधी जी। ठीक है, कि बिना लड़े झगड़े, बिना लाठी डंडा खाए खिलवाए जीत हासिल कर ली, अंग्रेज सरकार को झुका दिया। ठीक है, अब मैंने पिछली बार आपको थोड़ा सा बताया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, थोड़ा सा क्या पूरा बता दिया था, बस आपके पास लिखा हुआ नहीं था। जैसे कुछ लड़कों का मैसेज आया था कि हमारे पास जो हम स्क्रीनशॉट रख लेते हैं वो हमारे पास जलियांवाला बाग के नहीं है, तो आज मैंने डाल दिया है जलियांवाला बाग क्या था। तो 13 अप्रैल 1919 की तारीख थी और दिन था बैसाखी का। अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये सभा हो रही थी, जिसका कारण था कि सरकार ने क्या किया था, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको पंजाब में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था, इनका पंजाब से निर्वासन कर दिया था। ठीक है, अब हो क्या रहा था, जब गांधी जी रोलेट सत्याग्रह कर रहे थे, जब रोलेट के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह किया था, प्रथम जन आंदोलन किया था, तो उसमें क्या था, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, ये ऐसी जगह थी यहाँ के बड़े पैमाने पर अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे। तो वहाँ क्या हुआ कि कहीं कहीं हिंसा होने लगी। ठीक है, तो पंजाब में भी हिंसा हुई थी, और पंजाब में तो हिंसा इस तरह की थी, गांधी जी खुद गए थे लेकिन वो भी संभाल नहीं पाए थे, विस्फोटक स्थितियां हो गई थी वहां पे। ठीक है, तो वहां क्या था कि अंग्रेज सरकार ने सभा करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। ठीक है, अब इन लोगों को नहीं पता था, ये लोग तो शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, इनके लिए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के लिए इनको क्यों पंजाब से निर्वासित कर दिया गया। तो डायर भाई साहब ने क्या सोचा कि इन्होंने क्या किया है, सरकार के आदेश की अवहेलना कर दी, और ये पहुंच गए और इन्होंने क्या किया, जो सब जलियांवाला बाग जो जगह थी उसके हर गेट पर अपने सिपाही तैनात कर दिए और सीधे गोली मारने का आदेश दे दिया, ना कोई चेतावनी, ना उनको निकलने का रास्ता दिया, ना उनको मनाही की, सीधे गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवा दी तो इससे क्या हुआ, 1000 से ज़्यादा लोग माँ बेचारे निर्दोष मारे गए, जिसमें युवा भी शामिल थे, महिलाएं भी थी, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे। अब जब इतना भयंकर एक निर्मम जनसंहार हो गया, तो इसके खिलाफ देश में क्या हुआ कि देश बुरी तरह से हतप्रभ रह गया कि ये क्या हो गया, ये तो वैसी क्रूरता है। तो इसलिए जो अपने ये बड़े लोग थे, जैसे मैंने पहले बताया था रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी जी। जो हमारे ये शंकर राम नागर थे, जो वायसराय की कार्यकारिणी में काम करते थे, उन्होंने वहां से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, गांधी जी ने वो अपना सत्याग्रह समाप्त कर दिया, क्यों, क्योंकि कई जगहों पर हिंसा हो गई थी। ठीक है, तो आज जो हमने इसमें समझा, आज हमने गांधी जी की बात की कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में कैसे अनुभव रहे, उन्होंने जब भारत आए तो भारत में प्रथम बार से किस प्रकार से अपने असहयोग सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया।